दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, किसान आंदोलन कर रहा है और सरकार 3 कानून इस देश में लागू कर रही है। किसान सर्द रातों में दिल्ली की सीमा पर बैठा हुआ है। वो चाह रहा है कि एमएसपी किसी भी हाल में कानूनी दर्जा पा जाए, लेकिन सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि एमएसपी के तहत खरीदने वाली जो संस्था एफसीआई है वही दिवालिया हो जाए। और जो बिसात इन 3 कानूनों को लेकर बिछाई गई वह कोई आज की बिसात नहीं है। बीते 4-5 वर्ष में, यानी मोदी सरकार जब सत्ता में आई तभी से ऐसी व्यवस्था की जा रही थी कि जब यह 3 कानून बना दिए जाएं और संसद में उस पर मुहर लग जाए, उसके बाद इस देश के भीतर में एमएसपी की कोई व्यवस्था नहीं रहे, मंडी किसी मायने में टिके नहीं और किसान खुले बाजार में बाजार के अनुकूल होकर यह मानकर चले कि जो कीमत उसे मिलेगी उस कीमत पर उसे अपना अनाज बेचना पड़ेगा। आप कहेंगे सब कुछ जब तय है तो फिर सरकार बातचीत का दिलासा क्यों देना चाहती है? शायद सबसे बड़ा सवाल यही है और हमें लगता है कि आज इसकी परत दर परत को आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एमएसपी के तहत किसानों से जो संस्था खरीद करती है वह फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1965 में बनाई गई थी, लाल बहादुर शास्त्री ने बनाई थी। उनके जहन में 4 सवाल थे जिसको लेकर उस वक्त एफसीआई बनाई गई। ये चारों सवाल 2020 में बेमानी हो चुके हैं। यानी उस दौर की जो सोच थी वह 2020 में मोदी सरकार के दौर में कहीं नहीं टिकती है। किसानों की पीढ़ियां चाहे ये समझे कि इस देश के भीतर में मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, चाहे वो समझे कि उसके लिए सिंचाई के साधनों की उपलब्धता सरकार को करनी चाहिए, बेहतरीन फर्टिलाइजर देना चाहिए, शानदार बीज और गुणवत्ता वाला बीज देना चाहिए, लेकिन सरकार ने ऐसी व्यवस्था इन्हीं 3 कानूनों के जरिए की है कि जो इन 3 कानूनों को मानेगा उसके लिए सारी चीजें हैं, बाकियों के लिए कुछ भी नहीं है। और जो इन 3 कानूनों को मान लेगा उसके बाद वह मजदूर की स्थिति में आ ही जाएगा। तो आइए जरा परत दर परत को समझाने की कोशिश भी करते हैं और जरा समझ भी लीजिए, क्योंकि सरकार तो कानून लागू इस देश के भीतर में कर चुकी है, किसान चाहे आंदोलन करता रहे। लाल बहादुर शास्त्री ने जिन 4 बातों को सोचा था उसमें उनके जहन में बहुत साफ था कि गरीब किसानों को एमएसपी जरूर मिलनी चाहिए, जिससे वह किसानी से जुड़ा रहे। इस देश को किसानों की जरूरत है। ऐसा ना हो कि बाजार के मोल भाव में उस गरीब किसान को कोई कीमत ही ना मिल पाए जो लागत भी उसकी लगती है। इसीलिए एफसीआई को बनाया गया। पीडीएस सिस्टम यानी राशन दुकानों से जो सब्सिडाइज यानी सस्ते तौर पर गेहूं चावल मिलता है वह इस देश के भीतर में उसकी व्यवस्था एफसीआई के जरिए ही की गई। जो मुश्किल वक्त देश के सामने आता है, जैसे महामारी आ गई, तो ऐसे में एफसीआई के गोडाउन्स में पड़ा हुआ अनाज इस देश में वितरित किया जाए, यह भी सोचा गया। और चौथी स्थिति थी कि बाजार अपने तरीके से कीमत तय ना करने लगे, इसीलिए एफसीआई के गोडाउन्स में पड़ा हुआ अनाज उसको चेक एंड बैलेंस करेगा और कीमत जो है उसी लिहाज से रहेगी जो जनता के अनुकूल हो। लेकिन जिन 3 कानून को लाया गया और जिसे इंप्लीमेंट किया गया उसके बीच में 2 ही स्थिति है। एक, एमएसपी पर खरीदने वाली संस्था एफसीआई का क्या हाल है, यह आपको जानना चाहिए। दूसरा, अगर एमएसपी पर खरीदने वाली संस्था दिवालिया होने की दिशा में बढ़ चुकी है तो इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में अनाज कौन खरीदेगा? अनाज कॉरपोरेट ही खरीदेगा। तीसरा सवाल, अगर एफसीआई दिवालिया हो जाएगी तो फिर अनाज को कोई भी कॉरपोरेट कहां पर रखेगा? खरीद के गोडाउन्स में रखेगा। इसीलिए यह 3 कानून लाए गए और जरा सिलसिलेवार तरीके से सबसे पहले एफसीआई पे समझने की कोशिश करने की जरूरत है, क्योंकि एफसीआई एमएसपी पर जब किसानों से अनाज खरीदती है, तकरीबन गेहूं चावल का वह 15% जो है लगभग खरीद लेती है। उसके बाद स्टेट्स को वो भेजती है। जिस कीमत पर खरीदा गया होता है और जो कीमत पर स्टेट्स को दिया जाता है उसमें अंतर होता है, यानी एफसीआई को कुछ घाटा होता है उससे। वह कीमत केंद्र सरकार देती है और केंद्र सरकार जो हर बार बजट बनाती है उस बजट में इसकी व्यवस्था होती है कि यह डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और जो भी अंतर आ रहा है गवर्नमेंट इसको रीइंबर्स कैसे करेगी। और इन दोनों परिस्थितियों में जो देश के भीतर में फूड सब्सिडी बजट होता है उसके हिस्सेदारी में जो
एफसीआई को पैसा मिलता है उसी में से मिलता है। मसलन आपको एक उदाहरण के तौर पर दें तो अगर एफसीआई का काम है कि ऑपरेशनल कॉस्ट उसको चाहिए, उसको प्रोक्योरमेंट यानी जमा करना है, उसको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए जो अलग अलग राज्यों में वह पहुंचाती है, राशन दुकान तक पहुंचाती है, स्टोरेज करती है, सप्लाई करती है, इन सब पे खर्च आता है। और जो बजट जैसे 2018-19 का बजट देखिए, उसमें सरकार ने जो कुल फूड सब्सिडी बजट था जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत था, उसमें लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए उस बजट का हिस्सा था। उसमें से 1,40,000 करोड़ रुपए उसने एफसीआई को देने थे, लेकिन उसने उतने पैसे नहीं दिए। अब एफसीआई क्या करेगा, कहां से पैसा लाएगा? और यह स्थिति क्यों इस दौर में बढ़ती चली गई? तो क्या एफसीआई अपने गोडाउन्स में अब अनाज भी नहीं रख पा रही है क्या? यहीं से एक बात शुरू होती है कि इस देश के भीतर में कानून लाने से पहले कानून को लागू करने की परिस्थितियां पैदा करने की शुरुआत हो चुकी थी। इस सिलसिले को जरा समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पास कुछ सरकार के ही बजट के डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके जरिए समझ पाएंगे, कुछ एफसीआई के डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके जरिए समझिए। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय एफसीआई के ऊपर कर्ज जो था वो 91,401 करोड़ का था। 91,401 करोड़ का कर्ज एफसीआई पर था और यह कर्ज उससे पहले के 10 साल में बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचा था। लेकिन जब मोदी सरकार आई तो उसने एफसीआई को जो पैसा मिलना चाहिए, जो बजट एलोकेशन होता है, वह भी कम करना शुरू कर दिया और पैसा दिया नहीं। तो वो पैसा कहां से लाएगी? तो पहले समझिए पैसा कितना उसके ऊपर कर्ज बढ़ता चला गया। 2014-15 में यानी फर्स्ट ईयर में ही लगभग उसमें 10,000 करोड़ का इजाफा हो गया, यानी 91,000 करोड़ से बढ़कर वह 1 लाख करोड़ पर पहुंच गया एफसीआई का घाटा। ये 14-15 की बात है। 16-17 में यह और बढ़ा और 1,32,000 करोड़ तक पहुंच गया। 17-18 में यह फिर बढ़ा और 1,92,000 करोड़ तक पहुंच गया। 2018-19 में यह बढ़कर 2,65,732 करोड़ तक पहुंच गया और आखिरी खाका जो निकल कर आया जो कि 19-20 के फाइनेंशियल ईयर तक का है, यानी मार्च 2020 तक, यह 3,15,000 करोड़ तक पहुंच गया। उस औसत से आज की तारीख में एफसीआई लगभग 3.5 से 4,000 लाख करोड़ के घाटे में चल रही है, या कहिए उसके ऊपर कर्ज है। वो कर्ज चुकता कैसे करेगी? सरकार भी पैसा जब उसके बजट एलोकेशन का ही नहीं दे पा रही है तो एफसीआई क्या करेगी? सरकार अपने तौर पर हालांकि कहती है कि आरबीआई पैसा आपको उपलब्ध करा देगा, आप आरबीआई से पैसे लीजिए, और इस रूप में तो एफसीआई ने भी पैसे उठाने शुरू किए 3-4 तरीके से। एक, उसने कैश क्रेडिट लिमिट जो उसकी थी उसको उसने बैंक से उठाया पैसा। बैंक के एनपीए में भी एफसीआई द्वारा लिए गए पैसे का योगदान है। दूसरा स्थिति उसने आया कि सरकार ने कहा कि हम कुछ बॉन्ड्स जो हैं जो कन्वर्ट किए जा सकते हैं, वो सरकार ने कहा, क्योंकि सरकार के अधीन ही एफसीआई काम करती है, उन बॉन्ड्स को फिर मार्केट में ले आई। तीसरी स्थिति लेकर आई जो शॉर्ट टर्म लोन लिमिट होता है जो सरकार अपने तौर पर सिक्योर करती है, उसके जरिए। और चौथी स्थिति थी एनएसएसएफ। एनएसएसएफ जो है, इससे उसने कर्ज लिया और सबसे बड़ा कर्ज उसने यही लिया। एनएसएसएफ का मतलब बहुत साफ है कि ये सरकार द्वारा जो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड है उसके जरिए इसने कर्ज उठाया, और जो कर्ज उठाने की स्थिति है ये हर बरस दर बरस उठाती चली गई। जैसे 2016-17 में इसने लगभग 66,000 करोड़ उठाया, उसके बाद इसने लगभग 90,000 करोड़ रुपए उठाया, और उस पर भी लगभग 8.8% इंटरेस्ट देना पड़ता है। यानी ध्यान दीजिए तो एफसीआई धीरे धीरे कंगाल होने लगी, और एफसीआई को जो पैसा चाहिए अनाज रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, उस पैसे की भी भरपाई, वहां पर बिजली भी चाहिए, पानी भी चाहिए, जो गोडाउन्स बनाए जाते हैं, जो वेयर हाउस बनाए जाते हैं, वहां पर इसकी स्थिति नाजुक होती चली गई। और इसी प्रोसेस में अभी कानून आया नहीं था और एफसीआई घाटे में चल रही थी। आज की तारीख में 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्ज में एफसीआई डूबी हुई है। तो यह कर्ज तो पहले से शुरू हो गया। इसने इस दौर में समझौता करना शुरू किया प्राइवेट वेयरहाउस से। सबसे बड़ा वेयरहाउस अडानी का। अडानी के वेयरहाउस का मतलब यह था कि आप उनके जरिए समझौता करते चले जा रहे हैं, और उन्होंने जो कंपनी बनाई वो AALL है, यानी जो
अडानी के अपने डिपोज हैं, अडानी की अपने तौर पर जो भी अडानी एग्रो लॉजिस्टिक लिमिटेड इसका पूरा नाम है, जो इसने बनाना शुरू किया 2015 के बाद से ही तेजी के साथ इन्होंने बनाना शुरू कर दिया। इससे पहले बहुत छिटपुट गोडाउन्स थे, लेकिन इस दौर में तेजी और रवानगी आ गई। एफसीआई ने इनके साथ समझौता करना शुरू कर दिया। एफसीआई अपने माल को सीधे इन्हीं के गोडाउन्स में रखने लगी और 700 करोड़ रुपए की डील एफसीआई के साथ इनकी हुई। यानी 700 करोड़ रुपए एफसीआई इनको देगी और यह अपने तौर पर अनाज को अपने गोडाउन्स में रखेंगे। और इन्होंने धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था की कि उन गोडाउन्स में सीधे किसान माल लेकर आ जाए, और यह अलग अलग राज्यों में लागू कर दिया गया, हो रहा है। किसान सीधे माल अडानी साहब के गोडाउन तक ले जाए, यानी एफसीआई बीच से हट गई। एफसीआई का काम सिर्फ इतना रहा कि एमएसपी पर वो खरीद की दिशा में बढ़ेगी। माल जब उठाया जाएगा तो सीधे इस गोडाउन तक आ जाएगा। 5,75,000 मीट्रिक टन, यह जो देश के 4-5 राज्य हैं, इसमें पंजाब है, इसमें हरियाणा है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है, यहां पर एफसीआई के गोडाउन्स में जो माल रहना चाहिए वह अडानी एग्री लॉजिस्टिक लिमिटेड के वेयरहाउस यानी उनके गोडाउन्स में यह माल चला जा रहा है। यह लागू हो चुका है कानून, यह चल रहा है। मध्य प्रदेश में स्थिति तो इससे और आगे चली गई। मध्य प्रदेश में एफसीआई कोई अनाज नहीं रखती है, सारा अनाज राज्य सरकार ने ही सीधे सौदा अडानी के साथ कर लिया। एफसीआई जो खरीदेगी एमएसपी पर, वह सीधे अभी इस गोडाउन की दिशा में जा रहा है, उस गोडाउन में जा रहा है 3 लाख मीट्रिक टन। जी, यह अडानी के गोडाउन्स में सीधे मध्य प्रदेश सरकार से समझौता है। इस दिशा में अडानी के गोडाउन्स बिहार में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, और इसके अलावा पंजाब और हरियाणा में भी और भी बन रहे हैं, लेकिन ये 3 राज्य भी इसके दायरे में आ गए। यहां से 2-3 सवाल शुरू होते हैं। पहला, जब एफसीआई दिवालिया हो जाएगी, जो दिवालिया होने की स्थिति में एफसीआई लगभग आकर खड़ी है, क्योंकि 3.5 से 4 लाख करोड़ का कर्ज वो कैसे चुकता करेगी, जबकि उसकी अपनी परिस्थिति यह है कि उसके यहां लगभग 22,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। इस देश के भीतर में 5 जगहों पर जोनल ऑफिस है, 24 जगहों पर रीजनल ऑफिस है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है, हर जिले में डिपो है, वहां पर सेल्स का काम होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, प्रोक्योरमेंट होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट खर्चा होता है, जो भी क्वालिटी कंट्रोल होती है, जो भी ऑपरेशनल अकाउंट्स होता है, यानी जो सिविल का काम भी होता है, इंजीनियरिंग मैकेनिकल का काम भी होता है, सारी बड़ी तादाद लगभग 22,000 से ज़्यादा कर्मचारी एफसीआई से जुड़े हुए हैं। लगभग 60,000 कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं एफसीआई की। ये सारे शिफ्ट होंगे और शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। कॉन्ट्रैक्ट वाले लगभग आधे से ज़्यादा शिफ्ट हो चले हैं अडानी के वेयरहाउस और उनके जो सिलो गोडाउन्स हैं उसमें ये तब्दील हो चले हैं। इसका मतलब है कि ये ट्रांसफर ऑफ पावर भी है और ट्रांसफर ऑफ सिस्टम भी अपने आप शिफ्ट किया जा रहा है। तो इसका मतलब यह भी हुआ कि कानून तो लागू कर दिया गया, और कानून क्या है और उसकी क्या परिभाषा गढ़ी गई यह भी हम आपको बताएं, लेकिन उससे पहले और जरा इन स्थितियों को समझिए। एफसीआई ने जब लोन लेना शुरू किया और आज की तारीख में जब उसके ऊपर 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा है और इन चीज़ों को चुकाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, तो सरकार इतना ही पैसा रिलीज कर रही है जिससे वो प्राइवेट हाथों में वह पैसा दे सके और प्राइवेट गोडाउन्स डेवलप हो सके। अब भी आपके जहन में सवाल होगा कि गोडाउन्स ही तो बन रहे हैं, लेकिन सवाल है कि अगर एफसीआई कोलैप्स कर गई तो फिर एमएसपी पे खरीदेगा कौन? क्या अडानी गोडाउन्स में रखने के लिए एमएसपी पे खरीदेंगे? तो किसान जब कल बातचीत करने जाएं तो बहुत साफ तौर पर कहें कि इस देश के भीतर में जो भी प्राइवेट गोडाउन्स हैं वह जो भी अनाज लेंगे वह एमएसपी पर ही लें, इसकी गारंटी हमको चाहिए और यह कानून चाहिए। तो क्या किसानों को यह कहना चाहिए? कल कहना चाहिए, क्योंकि अन्यथा वो कहेंगे ये तो प्राइवेट गोडाउन्स है, ये सरकारी गोडाउन्स तो है नहीं, तो हम किसी जिम्मेदारी पर भी नहीं है, हम तो प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। यह एक पहली स्थिति है। उसके बाद की अगली स्थिति में जब आप आते हैं तो एफसीआई ने जो एनएसएसएफ से जो कर्ज लिया है, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, जो खास तौर से उससे बड़ी तादाद में जो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड जिससे लिया गया है, उससे लगभग 1,91,000 यानी तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए एनएसएसएफ से ही लिया गया है। नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से ही लगभग 2 लाख करोड़ उठाए गए हैं। उसका चुकता कैसे करेंगे ये किसी को नहीं पता है। इस दौर में अगर यह स्थिति है
और इस दौर में अगर अब आप कानूनों को देखना शुरू कीजिए तो हमको लगता है एक एक कानून को जरा समझ लीजिए, क्योंकि जब आप एफसीआई अगर दिवालिया हो जाएगा तो इस देश के भीतर में उस बाजार के लिए यह कानून लाया गया है जिस बाजार को सब चीजें तय करनी है। आप कहेंगे यह कैसे तय करनी है? तो जो लोग इस कानून की बारीकियों को नहीं समझ पाते हैं वो जरा समझ लें। आज जरा कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण कानून 2020 में लाया गया। सरकार ने 3-4 बातों का जिक्र किया। होगा क्या? सरकार ने कहा कि देखिए एपीएमसी की रजिस्टर्ड मंडियों से बाहर आप फसल बेच सकते हैं, किसानों को लाभ है। फसल बिना रोक टोक के दूसरे जिलों में जा सकता है, दूसरे राज्य में जा सकता है, कुछ नहीं लगेगा। और बिल पर जो मार्केटिंग और ट्रांसपोर्ट का जो खर्च होता है उसको भी कम किया जाएगा, उससे किसानों को लाभ होगा। और जो इलेक्ट्रॉनिक व्यापार भी इस दौर में उसका ढांचा तैयार किया जाएगा जिससे किसान घर बैठा रहे और उसके यहाँ कितना अनाज हुआ है उसको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से माप लिया जाए। तो क्या दिक्कत है इस कानून में? दिक्कत यह है कि अब इसका एग्रीकल्चर जो स्टेट के हिस्से में आता है कॉन्स्टिट्यूशनली, अब उसका राजस्व स्टेट को नहीं मिलेगा। पहला स्टेट के साथ संकट यह है, यानी मंडी फीस बंद हो जाएगी। जो आड़ती और कमीशन एजेंट है वो खत्म हो जाएंगे। आप कहेंगे तो अच्छी बात है, आड़ती और कमीशन एजेंट खत्म हो गए, इसमें क्या दिक्कत है? एमएसपी की खरीद बंद हो जाएगी। बोलेंगे ये तो एमएसपी की बात ही नहीं है, यहां तो ओपन व्यापार होगा, जितना मन चाहे उतना कोई भी किसी भी कीमत पर ले सकता है, बेच सकता है। और इलेक्ट्रॉनिक व्यापार, यहां पर क्या दिक्कत है? किसान भी धीरे धीरे आज मोबाइल समझ गए, कल टेक्नोलॉजी समझ जाएंगे। अब यहां से खेल शुरू होता है कि पहला राउंड एमएसपी पर खरीद नहीं होगी, दूसरा राउंड जो आड़ती और कमीशन एजेंट है उसकी जगह इस देश के भीतर में लगभग 86% छोटे छोटे किसान है। उन किसानों से कोई भी बड़ी कंपनी वाला सीधे डील नहीं करेगा, वो पूरा का पूरा बीच में एक नेटवर्क इसी कमीशन का शुरू होगा जो इनसे डील करेगा और इन तक एक मुश्त माल पहुंचाने की स्थिति में लाएगा। यानी इस देश में एग्रीकल्चर को कोऑपरेटिव में नहीं लाकर सरकार ने बिचौलियों की नई भूमिका कॉरपोरेट और बड़ी कंपनियों के मार्फत शुरू की कि उनके मातहत काम करने वाले लोग छोटे किसानों से डील करेंगे और उनसे कौन सी फसल उपजानी है, उस फसल को कैसे उपजाना है, यह दूसरे कानून में आता है। यह पहले कानून की स्थिति है। दूसरा कानून जो बनाया गया जो खास तौर से कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून है, इसके तहत कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, यानी यह भी एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क इसके लिए बनाया जाएगा। यह भी कहा गया कि जो किसान है, जो खास तौर से फर्मा है, जो प्रोसेस करते हैं, थोक व्यापारी है, जो निर्यातक हैं, बड़े खुदरा विक्रेता हैं, उनके साथ किसान सीधे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, यह कानून ये कहता है। और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे उनको, यानी इस देश के किसानों को नहीं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा इस कानून में दर्ज है, उनको गुणवत्ता बीज उपलब्ध कराएंगे, उनको तकनीकी सहायता देंगे, उनको फसल स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, उनको कर्ज लेने की सुविधा होगी, उनको फसल बीमा की सुविधा होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो इस कानून के तहत नहीं काम करेगा उन किसानों के लिए ना तो बीज उपलब्ध है, ना टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, ना फसल स्वास्थ्य योजना उपलब्ध है, ना कर्ज लेने की सुविधा उपलब्ध है, ना बीमा उपलब्ध है। ये फैक्ट है। और शायद इसके बाद किसानों के सामने इस कानून के साथ मजबूरी हो जाएगी कि जो भी आएगा उसके अनुकूल उन्हें उपजाना होगा, काम करना होगा। और छोटे किसानों को तो ये बिचौलिए जो हैं बीच में खड़े होंगे, बड़ी कंपनियों के जो एजेंट्स होंगे, उनके मातहत इनको काम करना होगा। और जो बात आ रही है इसमें और शानदार चीज़ है कि इस कानून को लागू करते समय सरकार ने कहा कि इसमें बड़ी तादाद में प्राइवेट सेक्टर तभी आएगा जब कानूनी अड़चनें खत्म हो जाएंगी। कमाल का रिफॉर्म है ये। कानूनी अड़चनें खत्म हो जाएं तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स आ जाएगा, यानी कानून की मदद लेने की स्थिति में किसान भी नहीं रहेगा। इसीलिए एसडीएम कोर्ट का जिक्र हुआ और बाद में जो कह रहे हैं कि हम सिविल कोर्ट भी जोड़ देंगे, तो फिर उसके पीछे यह है कि इस देश के भीतर में जिसके पास पैसा होता है उसके अनुकूल न्याय होता है। ये कोई छुपा हुआ सच नहीं है, ये सब कुछ उजागर सच है। तीसरा कानून आवश्यक वस्तु कानून जो लाया गया है, संशोधन कानून, इसमें कहा गया है कि गेहूं, चावल, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू, जो भी चीजें हैं, इन सब का भंडारण अब कोई भी कितनी भी बड़ी तादाद में कर सकता है। यानी एफसीआई को जब बनाया गया था उस समय ये मानकर चला गया था भंडारण एफसीआई करेगी, उस समय ये मानकर चला गया था भंडारण से ही कीमतें तय होती हैं। लेकिन भंडारण जब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होगा तो वही चीजें तय करेगा। तो मिडिल क्लास जो शहरों में बैठा हुआ है और खेती के बारे में नहीं जानता है, कम से कम यह तो जान ले कि वह
कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, वो बाजार में कुछ खरीदने जाएगा, वह कीमत किसान द्वारा खरीदी गए अनाज की कीमत पर नहीं मिलेगी, बल्कि भंडारण और उससे होने वाले लाभ जो रिटेल सेक्टर और गोडाउन्स पे जिनका कब्जा होगा, जिसका जिक्र बार बार अंबानी अडानी का आ रहा है, ये कहीं ना कहीं अब तय करेंगे कीमत उस मिडिल क्लास के लिए जो अभी बड़ी सुविधा के साथ कम पैसे में 2 जून की रोटी मुहैया उसको हो जाती है, वह मुश्किल होने वाली है। सवाल यह है कि इसमें क्या वाकई प्रतिस्पर्धा शुरू होगी या मोनोपोली आ जाएगी। बहुत साफ है, जिसके पास पैसा होता है उसकी मोनोपोली होती है, कोई छुपा हुआ नहीं है। खेती के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो निवेश बढ़ेगा, उस निवेश में यह कानून कहता है कोल्ड स्टोरेज, फूड सप्लाई चेन और आधुनिकीकरण होगा। ये तीनों स्थितियां बतलाती हैं कि किसान सामान्य तौर पर कोल्ड स्टोरेज के लिए निर्भर होगा, सामान्य तौर पर किसान अपने माल को बाजार में बेचने के लिए भी निर्भर होगा, और टेक्नोलॉजी तो उसके पास आएगी नहीं, क्योंकि ये कानून का विरोध कीजिएगा तो फिर टेक्नोलॉजी सरकार नहीं देगी। तो सरकार किसानों का हित कैसे चाहती है, शायद यह भी एक सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में उस बाजार के लिए यह कानून बनाया गया है जिस बाजार के प्लेयर्स जो हैं पैसे वाले लोग हैं। किसान इस मार्केट का प्लेयर नहीं है, लेकिन किसान इस मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को कम कीमत पे बेचने की स्थिति में लाने वाला शख्स होगा, जो धीरे धीरे मजदूर में तब्दील होता चला जाएगा। और सरकार ने ये सारी चीजें लागू कर दी है। लागू इसलिए हम कह रहे हैं बार बार आपसे, एक तो एफसीआई का दिवालिया होना, दूसरा सरकार ने अपने रिफॉर्म में बहुत साफ तौर पर डॉक्यूमेंट में लिखा है 2022 तक वह एक्सपोर्ट दुगना कर देगी। और पिछले दिनों वॉलमार्ट जो उनके वेयरहाउस इंडिया में बहुत जगहों पर बन चुके हैं, वह भी कह रहे थे कि 2026-27 तक हम 10 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट करने लगेंगे। किस आधार पे कह रहे थे? वह भी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट। आधार यही है। तो सरकार लागू कर चुकी है, इसको वॉलमार्ट जानता है, इसको अडानी जानते हैं, इसको अंबानी जानते हैं, और वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। किसान हैरान परेशान है कि अगर ये चीजें लागू होती चली जा रही हैं, उसने भी महसूस किया है बीते 3-4 बरस में कि ये लागू हो रही है और उसकी स्थिति नाजुक हो रही है। इसीलिए वो संघर्ष कर रहा है, इसीलिए वो सड़क पर है, इसीलिए सर्द रातें उस पर असर नहीं डाल पा रही है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए उसके पास खेत नहीं बचेंगे। यह स्थिति उसकी नाजुक होती चली जाएगी। और खास तौर से ये समझिए, सिर्फ पंजाब का अगर हम जिक्र करें तो वहां पर जो कमीशन एजेंट हैं वो 30,000 हैं, लेकिन इस देश के भीतर में जो छोटे किसान हैं उनके लिए बड़ी कॉरपोरेट्स जब एजेंट्स रखेंगे उनकी तादाद 3 लाख होगी। जो मंडी मजदूर हैं सिर्फ पंजाब में वो 3 लाख हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था इन नए गोडाउन्स के जरिए की जा रही है कि मजदूरों की जरूरत ना पड़े, टेक्नोलॉजी अपना काम करे। चाहे वो रेलवे के वैगन्स आ जाएं, चाहे कंटेनर से सामान आ जाए, चाहे उसको बोरे में बंद करना हो, चाहे प्लास्टिक का बोरा आधुनिक तरीके से सील देता हो, ये सारी चीजें प्रोक्योरमेंट की जो भी है, इसमें मजदूरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यह सिर्फ मंडी मजदूर अगर पंजाब में 3 लाख बेरोजगार होंगे, और जो भूमिहीन खेत मजदूर 30 लाख पंजाब में हैं, और इस देश के भीतर में जो भूमिहीन खेत मजदूरों की तादाद है वह तकरीबन 12 से 14 करोड़ के बीच में है। 12 करोड़ 2011 के सेंसस में, उस रेशियो में 2020 में लगभग 14 करोड़ हो चले होंगे। इनकी स्थिति क्या होगी? और ये आने वाले वक्त में मजदूर भी नहीं रह पाएंगे, यह तो सिर्फ गरीबी की रेखा से नीचे रहकर उस फूड सिक्योरिटी बिल पर जाएंगे जिसके जरिए इनको 2 जून की रोटी सरकार मुहैया करा दे। लेकिन इस दौर में पीडीएस सिस्टम भी हमारा खत्म किया जाएगा, क्योंकि जो इकोनॉमिक सर्वे जो लास्ट आया उसमें जो सरकार के सलाहकार हैं सुब्रमण्यम साहब, उन्होंने कहा कि ये पीडीएस सिस्टम का बोझ आप क्यों उठाते हैं? सरकारी खजाने पर बड़ा बोझ पड़ता है, इसको खत्म कीजिए और इसको प्राइवेट हाथों में दे दीजिए, और किसानों को कुछ डायरेक्ट बैंक में पैसा डाल दीजिए। तो क्या जनधन योजना इसीलिए खोली गई थी कि हम सिर्फ पैसा देंगे और उस पैसे से आप चावल खरीदिए, गेहूं खरीदिए, दाल खरीदिए, किरासन तेल खरीदिए, जो भी खरीदिए, लेकिन उसको बेचने वाले हम नहीं होंगे, वो कोई प्राइवेट सेक्टर होगा, वो XYZ कोई भी हो सकता है, कोई भी बड़ा ग्रुप हो सकता है। तो ये एक ऐसी स्थिति इस देश के भीतर में, यानी सरकार अपने तौर पर इन 3 कानूनों को अगर लागू करा चुकी है। अब ये खतरा, आखिरी बात इसलिए आपको ये समझनी चाहिए कि इस देश के भीतर में जो इंडस्ट्रीज है, जो कॉरपोरेट है,
बड़ी तादाद में सब दिवालिया हो जाते हैं। जैसे एफसीआई को सरकार ने दिवालिया कर दिया ना, सरकार इकोनॉमी नहीं संभाल पाती है तो वह भी दिवालिया हो जाते हैं। हमारे पास सरकार की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो अपनी मिनिस्ट्री है उसके ज़रिए जो चीज़ें डेवलप करती है, उसने जानकारी कई चीज़ों की दी। उसके ज़रिए दो तीन बात जो निकल कर आई, उसमें एक चीज़ तो ये निकल कर आई कि सरकार जितनी भी प्रोजेक्ट्स बनाती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है उसने बताया, उन प्रोजेक्ट्स को भी वह 5 साल के टारगेट में पूरा नहीं कर सकती है। इस पर उसको बोझ लगभग 4,34,000 करोड़ से ज़्यादा का पड़ने वाला है। लगभग 536 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो लेट से चल रहे हैं। इन बातों का जिक्र इसलिए क्योंकि एफसीआई रिवाइव करने की दिशा में सरकार नहीं बनेगी, एमएसपी को लागू कराने के लिए कानून सरकार नहीं बनाएगी। ये थोड़ा समझ लीजिए। और इनको समझते वक्त जब आप इस देश के भीतर में दिवालिया होते कॉरपोरेट और इंडस्ट्रीज का जिक्र करेंगे तो उसके आंकड़े आज की तारीख में, आज की तारीख से मतलब है ये हम आपको सितंबर तक का आंकड़ा बता रहे हैं, इस देश में 4008 मामले कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्रोसेस में फंसे हुए हैं। यानी जो बैंक्रप्सी कोड बना, यानी जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया गया, जिसमें कोई दिवालिया हो जाता है तो वह अपने आप को डाल देता है कि इसकी खरीद फरोख्त कीजिए, इसको निपटाइए। तो ऐसे लोगों की तादाद, ऐसी कंपनियों की तादाद 4000 से ज़्यादा है और 270 दिनों में इसे निपटाना होता है। तो 1442 कंपनियां इसमें ऐसी हैं जो 270 दिन हो गया है उनको भी ठीक नहीं कर पाई है। हम सिर्फ ये गवर्नेंस को लेकर कह रहे हैं कि जब आप सरकार से किसान बातचीत करने जाए तो उसके जहन में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो। सरकार इस देश में मार्केट इकोनॉमी लाना चाहती है, मार्केट इकोनॉमी के तहत बड़े प्लेयर्स को खड़ा किया है और बड़े प्लेयर्स के जरिए वो इस देश को चलाना चाहती है। यानी इस देश के भीतर में 12 करोड़ किसान और 14 करोड़ मजदूर की एवज में उसके जहन में 3 बातें साफ हैं कि जो एग्रो के फील्ड में होंगे उसमें टॉप मोस्ट 6 बड़ी कंपनियां जो सरकार के साथ है, जो गोडाउन्स की स्थिति में होगी उसमें 3 बड़ी कंपनियां जिसमें एक अडानी है और 2 विदेशी कंपनियां हैं, उसमें एक वॉलमार्ट भी है, उनके गोडाउन्स काम, उनके वेयरहाउस काम करेंगे। और तीसरा जो प्रीमियम बीमा का दिया जाता है उससे भी निजात मिलेगी और वह भी प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से चलेगा। यानी एक मार्केट इकोनॉमी को हम डेवलप कर रहे हैं। लेकिन मार्केट इकोनॉमी के तहत इस देश के भीतर में वह इंडस्ट्रीज क्यों दिवालिया हो गई जिन्होंने बैंक से कर्ज ले लेकर इस देश का एनपीए बढ़ा दिया गया है। और आखिरी बात, बैंक की लूट जिसमें आपका और हमारा पैसा रहता है, उसकी कॉरपोरेट की लूट इतनी ज़्यादा है कि 25 दिसंबर तक तो ब्रैकेट लगाया हुआ था कि नहीं बताएंगे और इंसॉल्वेंसी कोड पे भी काम बंद हो गया था। लगभग बैंकों पर एनपीए अब 15% तक इस फाइनेंशियल ईयर में यानी मार्च तक पहुंच जाएगा। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा एनपीए की स्थिति में भारत के बैंक्स डूबते हुए नजर आ रहे हैं। और इस प्रोसेस में किसान अपने प्रोडक्ट को अपने तरीके से ना उपजा पाएगा, ना बेच पाएगा, ना मंडी जा पाएगा। और इस पूरी इकोनॉमी से जो हमारे देश के भीतर में लगभग 22 से 23 करोड़ लोग जुटे रहते हैं, कोई मजदूर है, कोई कहीं पर खेत मजदूर के तौर पर है, कोई बाजार में माल बेच रहा है, कोई छोटे छोटे किराना, ये सारी परिस्थितियों को खत्म करने की दिशा में यह 3 कानून हैं। किसानों की बात कल की बातचीत में कुछ भी नहीं मानी जाएगी क्योंकि इस देश में कानून लागू हो चुका है और एफसीआई को दिवालिया बनाने की दिशा में सरकार बढ़ चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।